हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। हम लोग अपना आज फिर से शुरुआत करते हैं। हमारा जो एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है ना। हम लोगों ने 9 ऑफ अक्टूबर 2023 के जो हमारा पेपर आया था उसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग ने 10 अक्टूबर के स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। आज हमारा पार्ट 3 है जिसके अंदर हम लोग आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हाँ। ये जो हमारा एसएससी जेई का जो सीरीज है पीवाईक्यूज के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, क्योंकि बिकॉज जब तक आप पीवाईक्यूज वगैरह को नहीं देखोगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको एक आइडिया नहीं मिलेगा कि मेरा पेपर, मेरा एग्जाम किस तरीके से आता है ना। टाइम मैनेजमेंट मुझे कैसे करना है, मुझे कौन से क्वेश्चंस देखने हैं, कौन से क्वेश्चंस मुझे उस टाइम के लिए भाई छोड़ देने हैं अभी के लिए कि हाँ यार ये मेरा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसके जगह मैं बहुत सारे और क्वेश्चंस कर लूंगा, फिर एट द एंड में आऊँगा और फिर इसको देख लूंगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप की जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हुआ जाता हूँ इसमें, है ना, बताता हुआ चलता हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट 3 का, जिसके अंदर हम लोग 50 के बाद के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग अवर क्वेश्चंस, let me briefly tell you about the different tech courses that are ongoing on our Gate Academy platform. Okay. So if you are an aspirant who is preparing for AE and JE exam of any state, or you are preparing for PSUs, okay, you can buy our course All State AE JE exam at a price of 777 rupees. We have created this course for electrical engineering, electronics and communication engineering, civil engineering and mechanical engineering students also, ठीक है। तो ये जो हमारा कोर्स है बहुत ही अच्छा कोर्स है यार, क्योंकि इसमें सभी एग्जाम्स जो हैं, सभी जितने भी हमारे एई के एग्जाम होते हैं, जितने भी हमारे पीओसीयूज वगैरह के एग्जाम होते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको क्या करें, ज़रूर इसको आप ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम लोग अभी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की हम लोग चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, वो है हमारी एसएससी जेई की। बिकॉज एसएससी जेई ने जो क्या था, रिवाइज कैलेंडर अपना रिलीज किया, जिसके अकॉर्डिंग अक्टूबर, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था उस टाइप से अक्टूबर में भी हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक। तो अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CBT 1 CBT 2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल ईच एंड एवरीथिंग एट ए पॉइंट, हर एक जगह पे आपको चाहिए, अगर है ना, एक कंप्लीट गाइडेंस चाहिए एग्जाम के लिए कि एग्जाम किस तरीके से हम भाई क्लियर करेंगे, है ना, अच्छा नोट्स चाहिए, तो आप हमारे एसएससी का कोर्स में एनरोल कर सकते हैं 777 रुपीज़ के प्राइस में। कोर्सेज आर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। आफ्टर दैट एसएससी हो गया हमारा, देन आरआरबी। आरआरबी बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन जॉब है ना। काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं इसकी, और आपको अभी से इसकी तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट, अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आरआरबी के पास के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज हैं। सीबीटी वन मीन्स दैट इज नॉन टेक्निकल ओनली, जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट आता है केवल। CBT 2 जिसमें टेक्निकल वाला पार्ट आता है, ऑल्दो थोड़ा सा नॉन टेक्निकल का पार्ट आता है उसमें, और CBT 1 प्लस CBT 2 कंप्लीट कोर्स, ठीक है। तो हमारे पास तीनों कोर्सेज अवेलेबल है, आप को जो जैसे रिक्वायरमेंट है आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। CBT 1 या ओनली CBT 1 ओनली CBT 2 लेंगे तो केवल और केवल 499 रुपीज़, दैट इज 500 के अंदर आपका सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों आपको चाहिए, है ना, कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है आपको, तो 777 रुपीज़ के प्राइस में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चारों के लिए, चारों डिफरेंट ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल हैं, और हमारे गेट एकेडमी के ऐप पे अभी भी ये चल रहे हैं। आफ्टर दैट अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं हमारा एसएससी जेई का जो पेपर होता है उसमें CBT 1 का जो मार्क्स है वो भी इंक्लूड होता है मेरिट में, ठीक। दूसरी बात यह कि CBT 1 के जो मार्क्स है उसमें आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से जितना ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर आप कर सको, ठीक। उसमें आपका हेल्प करेगा कौन, उसमें आपको जो सबसे ज़्यादा नंबर स्कोरिंग जो पार्ट है वो हमारा है इंटेलिजेंस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारे एग्जाम में पेपर का पैटर्न कैसा आता है, और जनरली एसएससी जेई में जितने भी अभी तक के पेपर हुए हैं ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का ही रीजनिंग आपसे पूछा जाता है ना। तो गेट एकेडमी आप सभी के लिए ई बुक लाया है, जिसके अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व पेपर्स हैं 2010 से लेकर 2024 तक एट ए प्राइस ऑफ ओनली 222 रुपीज प्लस जीएसटी में, ठीक। तो आप ये बहुत ही अच्छा कोर्स है हमारे पास, जिसको आप अवेल कर सकते हैं, और अपनी जो कहना चाहिए कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट है उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, सभी के सभी क्वेश्चन आपके सही हो। सिमिलरली हम लोग ने देखा कि यार बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल, सभी के लिए हमारे पास ई बुक कोर्सेज अवेलेबल है। तो वहाँ पे सभी को एक जगह पे एक पॉइंट पे आपको ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज जो है आपको क्वेश्चंस चाहिए,
है ना, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, तो वो गेट एकेडमी आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहा है 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं टेक्निकल वाले पार्ट में, पेपर 1 की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारा ये आपको दिया जा रहा है गेट एकेडमी में ई बुक 222 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में, सॉरी। एंड देन एट द एंड अगर आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम का नोटिफिकेशन कुछ समय में आ जाएगा, है ना, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसकी तैयारी में एकदम भिड़ जाना है। तो अगर आप तैयारी को शुरुआत से ही करना चाहते हैं, बिकॉज यूपीपीसीएल का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी सभी यही जेई एग्जाम से, और यूपीपीसीएल में जो है चीज़ें वो ऐसा नहीं कि काफ़ी अलग है, कुछ एक्स्ट्रा है ना। तो अगर आप यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप इसी के साथ बहुत सारे और डिफरेंट एग्जाम्स हैं सभी का तैयारी कर रहे हो, उसका मतलब, है ना। तो हम लोग ने आपके लिए कोर्स लाया है भाई केवल 999 रुपीज प्लस 999 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी, केवल 999 रुपीज में यूपीपीसीएल जेई 2025 की प्रिपरेशन फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। क्लियर? चले तो शुरुआत करते हैं फिर यार हम लोग अपने क्वेश्चंस की। हमारा एसएससी जेई 2023 का 10 अक्टूबर 2023 का जो पेपर था, पार्ट 3। चलो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग अभी देखते हैं। द केबल रेटिंग सुटेबल फॉर कनेक्शन कनेक्टिंग द लोड ऑफ 3 किलोवाट टू अ सिंगल फेज सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट। तो हमें पूछ रहा है कि पहले यार बढ़िया सा कलर पेन कोई चूज कर लिया जाए, बस वाइट ना लिखा है अदरवाइज दिक्कत है इसके साथ। सिंपल हम लोग को दिया है कितना पावर दिया हुआ है 300 किलोवाट, अपने पास पावर है, हमको पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई होती है, ठीक। पावर 3 किलोवाट मीन्स 3000, वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, दिया भाई 230 वोल्ट इंटू आई, करंट हमको निकालनी है, तो करंट यहाँ से निकलेगी 3000 डिवाइडेड बाई 230, ये जीरो गया 100 इंटू 3 ऊपर मान लेता हूँ, नीचे 25 4 टाइम्स 4 से थोड़ा ज़्यादा, 4 इंटू 3 12 के आसपास 15, ऑप्शन नंबर आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा 15। क्यों आ रहा है 15 किसी को लग रहा होगा? तो ये देखो यार नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं है, केबल रेटिंग सुटेबल फॉर कनेक्टिंग, तो केबल की रेटिंग हमको देखनी है। हमारा जो आंसर यहाँ से आएगा, मैं करके रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये 300 को 3 इंटू 100 लिख दे रहा हूँ, और ये 23 जो है, इस 23 को राउंड ऑफ करके 25 मान ले रहा हूँ। 25 मानने से कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा, ये 4 इंटू 3 12 टाइम्स जाएगा। ये मैंने नीचे ज़्यादा डिनोमिनेटर को ज़्यादा एज्यूम किया, एक्चुअल में डिनोमिनेटर कम है, तो ये जो वैल्यू होगी ये 12 से ज़्यादा होगी थोड़ी सी, है ना, 13 के आसपास मान लेता हूँ, ठीक। 13 के ऊपर की जो रेटिंग की जो करंट की जो 13 एम्पियर के अबव वाली रेटिंग जो है वो हमारे पास क्या है 15। तो भाई हमको क्या करना है, सेफ साइड रहना है। तो जो भी आपका वैल्यू ऐसे आंसर कभी भी आए केबल वगैरह के लिए, तो जो सुटेबल साइज होगा वो जो आपकी आंसर आ रही है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। अपन थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलते हैं कि हाँ भाई अपने को 10 का रिक्वायरमेंट है, 10 एम्पियर करंट फ्लो करानी है, तो हम लोग यार 12 एम्पियर का क्या करेंगे, सूटेबल वायर चूज करेंगे। क्लियर? तो ये है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, द ओमिक लॉस ड्यूरिंग द ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। टू कंसिडर नेग्लिजिबल, बिकॉज ओपन सर्किट लॉस में हम लोग उसको नेग्लिजिबल क्यों मानते हैं? द ओमिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज विच इज हाई इन ओपन सर्किट, बिल्कुल नहीं, ओपन सर्किट में मतलब वोल्टेज कम ही रहता है। द ओमिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज विच इज लो इन ओपन सर्किट, ठीक है। द ओमिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज विच इज लो इन ओपन सर्किट टेस्ट। तो सेकेंड और थर्ड में अंतर क्या है यार? अच्छा, अप्लाइड करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज, ठीक। द ओमिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अप्लाइड करंट, तो करंट वाली बात तो विच इज हाई नहीं, जहां भी हाई है वो हाई वाला आंसर नहीं होगा। जो ओमिक लॉसेस होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? करंट के प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। और क्या होगा ये?
विच इज लो इन ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में इसकी वैल्यू लो होती है। अब बात आती है यार ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट क्या चीज है? ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है, या फिर हम लोग इसको कहते हैं कि नो लोड लॉसेस को और नो लोड करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं इसको, है ना। किसको, क्या क्या चीज के लिए? नो लोड लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक, और नो लोड करंट को फाइंड आउट करने के लिए। ये दो चीजों को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब ओपन सर्किट टेस्ट भी जब परफॉर्म किया जाता है तो एक और क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि ओपन सर्किट टेस्ट आप एचवी साइड करोगे कि एलवी साइड करोगे, एचवी साइड और एलवी साइड। तो ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा कहाँ परफॉर्म किया जाता है? एलवी साइड पे परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने का रीजन क्या है? तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इसमें, क्या जो नो लोड करंट जो फ्लो होती है प्राइमरी वाइंडिंग में, ये काफी स्मॉल होती है ना। तो अपना जो एचवी साइड है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं। और एलवी साइड में हम लोग अपनी टेस्ट को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। एलवी साइड में परफॉर्म होगा टेस्ट और एचवी साइड ओपन रहेगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट लगना है, एमीटर, वॉटमीटर, वोल्टमीटर, वो कहाँ लगेगा? एलवी साइड पे लगेगा, लो वोल्टेज साइड पे लगने वाला है, ठीक है। सिमिलरली आपसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया हुआ है कि जैसे ये हम लोग ने बताया कि क्या क्या चीज फाइंड आउट करता है। सिमिलरली आपको एचवी जो रहता है, जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कौन से साइड पे परफॉर्म करा जाता है, कौन से साइड पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में फाइंड आउट की जाती है, वो सब पे भी आपको क्वेश्चन बनेगा। तो आपको क्या बोलना है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को भी अच्छे तरीके से जानना है। क्लियर? चले आगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट शोन बिलो। अगर आपको सर्किट ना दिख रहा हो तो मैं बता दूं, ये करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी 17 ओम। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, यहीं पे हमको V वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ये 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इधर यहाँ नेगेटिव है इसका और इधर पॉजिटिव है, और ये 1 ओम का रजिस्टेंस है, ठीक। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इस सर्किट का वोल्टेज क्या होगा। सिंपल है, मैं ले लेता हूं क्या अपना केसीएल लिया। एक इनपुट करंट आ रही है 5 एम्पियर की, 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वोल्टेज V है V/1, वहां का वोल्टेज V माइनस ऑफ -2/1 प्लस V, यहाँ पे हम लोग माइनस लेते हैं और वो जो वोल्टेज सोर्स है वो खुद क्या है? माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई कितना है? 1। कुछ नहीं हुआ, V+2 इधर आया 3, 2V इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस -3, V इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट, वो भी कौन सा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल केसीएल लगाया मैंने, इनकमिंग करंट इसको माना, बाकी दोनों को आउटगोइंग माना, और उसके हिसाब से ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? ठीक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं यार एसएससी में। ये क्वेश्चन हमेशा इस टाइप से सर्किट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा बनता है। सिंपल रहता है, कुछ भी खास इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिगार्ड्स ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के रिगार्ड में कौन सा जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है वो ट्रू है, ठीक। A commonly known auto transformer variac is used in laboratories and science lab, ठीक है, variac एक टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर। An auto transformer should have small transformation when used in transmission and distribution application, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है वो रहता है अपना। An auto transformer is used to raise the voltage in an AC feeder and is known as booster, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग तीनों जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या है? ट्रू ट्रू ट्रू। चलो, तीनों हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है? ट्रू है।
जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसके रिगार्डिंग हम लोग ने और भी क्वेश्चंस इसके पहले भी किए हुए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि सिंगल वाइंडिंग होती है ना, सिंगल वाइंडिंग से ही हम लोग प्राइमरी, उसी से हम लोग सेकेंडरी, उसी का पार्ट सेकेंडरी रहता है। देन हम लोग ने एक क्वेश्चन भी देखा था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जिसके अंदर हम लोग ने जब पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग जो कॉपर सेविंग इन कॉपर वगैरह वाला क्वेश्चन हम लोग ने बनाया था 1 के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के वाले से। तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, और उसको अच्छे तरीके से आपको भी पढ़ना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग देयर प्रोसेसिंग इन अ बायोमास। ठीक है, हम लोग ये जो बायोमास पे क्वेश्चन है, एक कौन सा ब्लैक कोल क्या कौन सा क्या तो क्वेश्चन एक हम लोग ने सॉल्व किया था ना, तो बायोमास पे क्वेश्चन फिर से है और बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग देयर प्रोसेसिंग, तो किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो आपको बताना है। बैगीज, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, wheat and rice straw and wood pellets। सबसे ज्यादा बायोमास सबसे कम किससे रिलीज होगी, सबसे ज्यादा जो रिलीज होगी वो तो इससे होगी। बैगीज क्या चीज है, ये क्या कहना चाहिए, ये जो गन्ने वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना, वो जो गन्ने का जूस निकालने के बाद प्रोसेसिंग के बाद जो बचता है वही चीज की बात कर रहे हैं वो। ठीक, देन सबसे ज्यादा तो बैगीज में होता है। ऑप्शन नंबर ए किसके आखिरी में है, ऑप्शन नंबर ए डी के आखिरी में है। बाकी देख लेते हैं, वुड पैलेट्स जो रहते हैं सबसे कम वुड पैलेट्स में से मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे इधर। बी और सी में कंफ्यूजन है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज हम लोग को आंसर डायरेक्टली मिल चुके हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये फायदा है अगर ऑप्शंस आपके थोड़े से आपके हिसाब से ठीक दिए रहे, वही अगर आपका किसी और में ए दे देता यहाँ पे लास्ट में, तो फिर दिक्कत हो जाती है हम लोग को, है ना। एक ऑप्शन ये दे देता डी सी बी ए, तब तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है कि नहीं, तब दिक्कतें और बढ़ जाती है, बट फिलहाल के लिए नहीं है ऐसा। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डी बी सी ए। सबसे कम वुड पैलेट्स में, देन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, देन व्हीट एंड राइस स्ट्रॉ के अंदर से, और देन एट द लास्ट सबसे ज्यादा जो रहेगा वो बैगीज में से हमारा क्या निकलेगा, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, अभी के टाइम पे जो कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एसएससी में, है ना। एनवायरमेंट से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग ने काफ़ी सारे विंड पावर प्लांट, जो विंड मिल है, विंड मिल वाले पार्ट से भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने क्वेश्चन को देखा है। देन सोलर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। ये बायोमास बायोगैस वगैरह से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, और ऐसा नहीं है कि एकदम बेसिक क्वेश्चन बन रहा है कि भाई कौन रिन्यूएबल, कौन क्या बोलते हैं कन्वेंशनल है, कौन नॉन कन्वेंशनल है, वैसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बट थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ से फ्रेम किए जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग को उसके अकॉर्डिंग जो जैसा भाई उनका जो क्वेश्चंस का लेवल है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को भी रखना पड़ेगा। ठीक, चलो अगला को रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डबल लेयर वाइंडिंग इन इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। इम्प्रूव्ड ईएमएफ वेवफॉर्म विल बी देयर, अच्छा। लीकेज रिएक्टेंस विल बी मोर एज मोर वाइंडिंग इज देयर, ठीक है। फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग कैन बी पॉसिबल एंड easier टू मैन्युफैक्चर एंड लो कॉस्ट ऑफ कॉइल। बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो जब हम लोग अपना डबल लेयर वाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक, तो हमको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो सबसे बेसिक एडवांटेज है कि इसमें हम लोग को जो ईएमएफ वेवफॉर्म है, जो हमारी ईएमएफ वेवफॉर्म है वो ज्यादा बेटर मिलती है ना, है ना। तो कहना चाहिए कि ईएमएफ वेवफॉर्म इज बेटर, तो बेटर ईएमएफ वेवफॉर्म हमको मिलता है। क्लियर? तो इम्प्रूव्ड ईएमएफ वेवफॉर्म तो बिल्कुल सही है, ये तो मतलब करेक्ट आंसर है, हमको गलत बताना है। ठीक, हार्मोनिक्स, अब भाई वेवफॉर्म इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब कि क्या डिक्रीज हो रहा होगा, हार्मोनिक्स डिक्रीज हो रहा होगा। हार्मोनिक्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक,
मोर कॉपर सेविंग ज्यादा होती है इसके अंदर। और एट द एंड अपन ये कह सकते हैं कि हम लोग अगर डबल लेयर यूज कर रहे हैं तो लोअर लीकेज रिएक्टेंस आपको देखने को मिलेगा, लोअर लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि लीकेज रिएक्टेंस विल बी मोर, तो ये तो बिल्कुल गलत है यार। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ये क्या है, इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर अ डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है, तो हमारे लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और ऐसे देखा जाए तो क्योंकि हम लोग जब डबल लेयर वाइंडिंग करते हैं तो लीकेज रिएक्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। और इसमें जो भी रहेगा हम लोग को, जो हमारा हार्मोनिक्स कम होगा, हार्मोनिक्स कम होंगे तो ईएमएफ वेवफॉर्म ज़्यादा बेटर मिलेंगी। ठीक, ईजियर टू मैन्युफैक्चर एंड लोअर कॉस्ट ऑफ कॉइल। ठीक है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं है, काफ़ी इजी होता है, बट डबल लेयर वाइंडिंग ऐसा कुछ खास चीज़ है नहीं, डबल लेयर वाइंडिंग हम लोग करते ही हैं, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंडविड्थ ऑफ सीआरओ। सीआरओ पे भी बहुत क्वेश्चन बने थे 2023 में, सीआरओ पे काफी सारे क्वेश्चन बने और इन डेप्थ क्वेश्चन बने, काफी सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी थे, बट काफी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच gain of dash, the bandwidth of CRO is the range of frequency over which the gain is dash. Vertical amplifier is within 5 dB of mid-band frequency gain. Horizontal amplifier within 3. Vertical amplifier is within 3 dB. Option number D. Vertical amplifier is within 3 dB of mid-band frequency gain. ठीक, अब होगा क्या कि ये थोड़ा सा कह सकते हो कि आप काफी अंदर तक क्वेश्चन पूछ दिया सीआरओ से रिलेटेड, जनरली पूछा नहीं जाता था, बट ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, एक सेपरेट सेशन ले लेंगे सीआरओ के ऊपर, क्योंकि सीआरओ से क्वेश्चंस काफी बने थे 2023 में। तो सीआरओ के अंदर जितने भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं और जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होंगे उसको हम लोग वहां पे देखेंगे। क्लियर, फिलहाल के लिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज हाई इन बोथ द आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड, सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड। तो आर्मेचर रिएक्शन किसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, आर्मेचर रिएक्शन हमको कहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो आर्मेचर रिएक्शन अपने को ज्यादा वहां देखने को मिलेगा जहां पे आप फील्ड कंट्रोल मेथड यूज करते हो, फील्ड कंट्रोल मेथड का यूज हो रहा है। और फील्ड कंट्रोल मेथड क्या चीज है भाई, तो फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होता है, हम लोग जो वर्किंग फ्लक्स रहता है, जो फ्लक्स वर्क करता है, उस फ्लक्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्यों, अगर हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, देयरफॉर जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स जो है, जो उसका आर्मेचर फ्लक्स का जो इफेक्ट है मेन फील्ड फ्लक्स पे, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ आ रही बात। हम लोग ने क्या किया है फील्ड कंट्रोल मेथड के अंदर, अगर हम लोग को अपनी स्पीड को इंक्रीज करनी है ना, तो मैं स्पीड को इंक्रीज करने के लिए क्या कर दूंगा, अपनी जो फ्लक्स है वो फ्लक्स को रिड्यूस करूंगा। ठीक, जब मैं फ्लक्स को रिड्यूस करूंगा तो क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, मेन फील्ड फ्लक्स पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो हमारा जो आंसर है वो सबसे ज्यादा किस पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये रहता है फील्ड कंट्रोल मेथड पे। और फिर अगर हम लोग बात करें कि सबसे कम एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी किसमें कम देखने को मिलेगी, तो वो आपको ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड में आपकी जो एफिशिएंसी होती है ना, ये एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड मींस आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, एक एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं इन सीरीज विद द आर्मेचर। अब वो एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की वजह से जो पावर लॉसेस है वो बढ़ जाते हैं, और जब पावर लॉसेस बढ़ जाते हैं तो हमारा जो एफिशिएंसी वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है।
तो क्वेश्चन पूछा कि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट किसमें ज्यादा होता है, किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, किसमें इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, तो फील्ड कंट्रोल मेथड में। क्वेश्चन ने पूछा एफिशिएंसी किसकी कम होती है, कौन से मेथड की, तो इसकी जो है एफिशिएंसी जो होती है, परसेंटेज एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों, मैंने बताया आपको क्यों, क्योंकि हम लोग एक एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और वो एडिशनल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करते हैं वहां पे पावर लॉस ज्यादा होता है, और पावर लॉस ज्यादा होने की वजह से हमारा जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्लियर, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट इज in a series connection of inductance L1 and L2, ठीक है, L1 L2 और इंडक्टेंस एंड M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड द टोटल इंडक्टेंस। ठीक, अब यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो हमारा तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M या L1 प्लस L2 माइनस 2M। अब दिक्कत तब आती जब अपने को क्वेश्चन में कहीं पे M के साथ में 2 होता है, जैसे कि यहीं पे 2 होता है 2M, तब हम लोग परेशानी में पड़ जाते हैं कि ऑप्शन नंबर सी को टिक करें, ऑप्शन नंबर डी को करें, है ना। वैसे में भी इस सिचुएशन में भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कीजिएगा, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में बोले कि वो क्या बोलते हैं सीरीज एडिंग में है या सीरीज अपोजिशन में है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सीरीज एडिंग रहता है तो क्या होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M, और सीरीज अपोजिशन रहेगा तो क्या होगा L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2M। क्वेश्चन ना बोले तो यार ऑप्शन नंबर डी ही आपके लिए सही है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया तब आप देखेंगे कि ठीक, फिर हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे अगर हम लोग को सीरीज अपोजिंग बोला तो, है ना, सिंपल। M का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू के रूट अंडर L1 L2। नेक्स्ट, द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन का क्या पर्पस है, टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, टू एलोकेट ह्यूमन रिसोर्सेस, टू एसेस प्रोजेक्ट रिस्क, टू प्रेडिक्ट प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या काम है यहाँ पे, हमारा जो कॉस्ट एस्टिमेशन का काम रहता है कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट के जो एक्सपेंसेस हैं उसको वो क्या कर सके, प्रेडिक्ट कर सके कि हाँ भाई लगभग इतना होगा। अब होता कैसे है ये, अपने पास रहेगा क्या, सबसे पहले जो चीजें शुरुआत होती है वो होती है जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई हम लोग ने कुछ रिक्वायरमेंट कहा, ठीक है। मैं एक मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा जो एस्टिमेट से लेकर के टेंडर तक का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होगा। तो रिक्वायरमेंट जो रहेगी, मान लो आप एक टेंडर करने वाले बंदे हो, आप टेंडर करते हो, मतलब आप एक जो भी आपके डिपार्टमेंट का टेंडरिंग डिपार्टमेंट वाला जो पार्ट है वो आप वहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक। तो आपका काम अभी शुरुआत नहीं हुआ है, आपसे पहले एक और डिपार्टमेंट होता है दैट इज एस्टिमेट एंड प्लानिंग, एस्टिमेट एंड प्लानिंग। एस्टिमेट एंड प्लानिंग एक डिपार्टमेंट रहेगा, उसका जो बोलना चाहिए जो मेन काम है वही ये, उसका यही काम है कि भाई आपका डिपार्टमेंट है, आप अपनी चीज़ों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नया बिल्ड करना चाहते हो, जो भी करना चाह रहे हो, तो वो उसके हिसाब से प्लानिंग करेगा कि हाँ भाई हमको समझ लो कि लास्ट टाइम कोई हम लोगों ने सिस्टम बनाया, मान लेता हूँ कि मैं रेल की बात करता हूँ, रेलवेज की, ठीक। रेलवेज था, पहले आपके घर के आसपास में आपने देखा होगा कि जो स्टेशन थे वो छोटे से स्टेशन थे, अभी वो स्टेशन बड़े हो रहे हैं, है ना। क्यों हुए बड़े, क्योंकि आपका जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक इन द सेंस मतलब आपका गुड्स का ट्रैफिक और पैसेंजर का ट्रैफिक, दोनों ट्रैफिक में इंक्रीज आया। तो इंक्रीज आया तो जो प्लानिंग कर रहा था उसको पहले से ही मालूम चल गया कि हाँ भाई देखो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो मेरा जो स्टेशन का जो एरिया है और नंबर ऑफ स्टेशन, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स मुझे इंक्रीज करने हैं। तो उसने प्लान किया कि हाँ हाँ चीजें ऐसे ऐसे होंगी, ठीक है भाई, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, एकदम डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। तो वो उसको क्या किया, प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद वो एक एस्टिमेट बनाएगा, एस्टिमेट बेस्ड ऑन प्रीवियस जो आपके रेट्स होते हैं, यार प्रीवियस कॉस्ट बोल लो, प्रीवियस रेट बोल लो, शेड्यूल ऑफ रेट बोल लो, कई जगह एसओआर कहते हैं उसको, एसओआर शेड्यूल ऑफ रेट, कई जगह एलएआर कहते हैं, लास्ट एक्सेप्टेड रेट,
कि भाई ये काम समझ लो, केबल बिछाना है 100 किलो, एक 10 किलोमीटर केबल बिछाना है, तो लास्ट टाइम आपने 10 किलोमीटर केबल बिछाने का कितना रेट लिया था, तो लगभग उतना रेट ले लेंगे। अगर वो साल 2 साल 3 साल पहले हुआ रहता है तो उस पर कुछ एक प्राइस एस्केलेशन भी लगा लेते हैं कि हाँ यार इतना महंगाई बढ़ा था तो 4% 3% जो भी आपको प्राइस एस्केलेशन पर ईयर आपको दे दिया जाएगा। अब आपको नया रेट मिल गया कितना, मान लेता हूँ कि मैं 2023 में मैंने केबल लिंक करवाया था और 1 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का मैंने कह दिया कि 1000 रुपये दिया था, ठीक है, 10 किलोमीटर केबल लेइंग का 1000 रुपये दिया था। अब मेरे को वही काम फिर कराना है, तो मैं क्या करूंगा, जो लास्ट मेरा एक्सेप्टेड रेट था वहां जाऊंगा, देखूंगा 2023 में केबल लेइंग का रेट कितना था, तो भाई 1000 था, 1000 था, लेकिन वो अभी तो 2025 आ गया है, तो क्या हो गया, कुछ तो रेट बढ़ गया होगा, तो मैंने इसको इंक्रीज करके क्या कर दिया, 5% इंक्रीज कर दिया, 1050 हो गया। अब वो रेट मैं क्या कर दूंगा, एस्टिमेट बना दूंगा और एस्टिमेट कर दूंगा फाइनल। देन एस्टिमेट फाइनल होने के बाद चला जाएगा टेंडरिंग वाले के पास, टेंडर वाला क्या करेगा, उसको कुछ, वो कोई रेट को चेंज नहीं कर सकता, ना वो क्वांटिटी चेंज कर सकता, ना वो रेट चेंज कर सकता, जो प्रपोज हो गया वही उसको मिलेगा और वही उस पर क्या कर देगा, टेंडरिंग कर देगा। और जो भी नई पार्टी होगी वो इस 1050 के ऊपर या बिलो, अबो बिलो, जैसा उस समय का रिक्वायरमेंट, जैसे उनकी श्रद्धा है ना, मतलब फिजिबिलिटी को देखते हुए कि हाँ भाई हम इतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो लोग अपना कोटेशन कोट करते हैं, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा सिंपल सिंपल मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अपने एस्टिमेशन से लेके टेंडरिंग तक का प्रोसेस आपको नजर आएगा। ठीक है, हर जगह का अलग होता है, रेलवेज में अलग टेंडरिंग होती है, अलग मेथड की होती है ना। और जो एसएससी, जो अपने सीपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी एमईएस वगैरह में, यहाँ पे अलग तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक, कई जगह अभी भी ऑफलाइन मेथड होता है, एक डब्बा रखा रहता है, वो डब्बे में लाकर सभी लोग अपने जो रहते हैं वो अपना ऑफर को पूरा पॉलिथीन उसमें पैक वैक कर करके उसमें ला के डालते हैं। ठीक, और मेरे ख्याल से रेलवेज में तो जहाँ तक है कि अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, है ना, तो आपको ऑनलाइन ही टेंडर बिड करना रहता है, ऑनलाइन ही टेंडरिंग फॉर्म वगैरह सब वहीं पे मिलता है, सब उसी को आपको फिल करना है, अपलोड करना है ऑनलाइन ही। ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन वाला पार्ट। ठीक, चल अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव रिगार्डिंग नियॉन लैम्प। तो इसमें से कौन सा जो चीज लिखा है नियॉन लैम्प के हिसाब से, भाई एकदम बढ़िया लिखा है, सही लिखा है, क्या है, नियॉन लैम्प नॉर्मली एमिट्स ग्रीन कलर, ओके। द पावर फैक्टर ऑफ नियॉन ट्यूब इज हायर। ठीक, neon lamp consists of neon and argon gas. If helium gas is used instead of neon, a greenish red color is obtained. तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? करेक्ट तो ये है कि नियॉन लैम्प के अंदर हम लोग नियॉन और आर्गन गैस का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नियॉन लैम्प जो होता है हमारा कोल्ड कैथोड, कोल्ड कैथोड लैम्प का जो ग्रुप होते हैं उसके अंतर्गत आता है। और जो भी ये कोल्ड कैथोड लैम्प के ग्रुप वाला जो पार्ट है, उन सभी का पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। तो ये जो लिखा है इज हायर, ये तो बिल्कुल गलत है ना। ग्रीन कलर नियॉन लैम्प एमिट नहीं करते, और ये तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। ठीक, आंसर सही क्या है इसमें से कि नियॉन लैम्प्स के अंदर हम लोग नियॉन का और थोड़ा अमाउंट ऑफ आर्गन का यूज करते हैं, और ये एकदम सत्य है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बंडल्ड कंडक्टर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more स्टैंडर्ड कंडक्टर bundled together to increase the bundled conductor। बंडल्ड कंडक्टर में हम करते क्या है, एक सिंगल कंडक्टर की जगह हम क्या कर देते हैं, एक वो कर लेंगे भाई, 3 ऐसे करके हमारे कंडक्टर जा रहे हैं, और 3 कंडक्टर से क्या कर देंगे,
कनेक्ट करके ऐसा रख दिया। अब ये जो है इसका मतलब ये नहीं है कि ये आर है, ये वाई है, ये बी है, ये पूरा ही जो कंडक्टर का जो पूरा अरेंजमेंट है यही बस एक फेज है आर। ठीक है, तो अब ये आपका 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, 4, कई सारे, आप जितने आपकी रिक्वायरमेंट जैसा एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको कर बना सकते हैं। तो बंडल कंडक्टर के क्या हमको एडवांटेज देखने को मिलेंगे? बंडल कंडक्टर का एडवांटेजेस क्या है? तो बंडल कंडक्टर का पहला एडवांटेज और मेन एडवांटेज है कि जो हमारा लाइन इंडक्टेंस होता है, लाइन का इंडक्टेंस जो है ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है और ये लाइन के इंडक्टेंस को कम कर देता है। वहीं पे जो लाइन कैपेसिटेंस है, ये लाइन कैपेसिटेंस को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ये क्या करता है? कोरोना लॉस को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि ये अलग अलग कंडक्टर है और कंडक्टर फैले हुए हैं, तो इसके अंदर क्या होता है? प्रॉपर कूलिंग आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर कूलिंग एंड हीट डिसिपेशन, प्रॉपर कूलिंग और आपको हीट डिसिपेशन देखने को मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ खड़े होकर लिखने से यही दिक्कत होता है कि दिखता नहीं है सभी को, इसलिए मैं इधर खड़े होकर ऐसा राइट साइड लिखता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो लाइन इंडक्टेंस रिड्यूस होता है, लाइन कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, कोरोना लॉस रिड्यूस होता है, और सिस्टम जो हमारा कंडक्टर जो ये फ्लो हो रहा है जो है उसके अंदर आपको बेटर कूलिंग देखने को मिलेगा। ठीक, तो इंक्रीज, तो क्या इंक्रीज करता है ये? तो ये इंक्रीज करता है हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी को। क्लियर है? क्या करता है इंक्रीज? ये हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। जस्ट मिनट यार, घर से बुलावा है। ठीक है भाई, माता जी का कॉल आ गया था, है ना। तो ये क्या इंक्रीज कर देता है? हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, और ये कम्युनिकेशन लाइन के इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है, कॉपर लॉसेस को रिड्यूस करता है, लाइन इंडक्टेंस को रिड्यूस करता है। ठीक है, चलें। तो काफी अच्छी चीज है बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर पे भी क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं, है ना। The input signal of a common drain amplifier is applied to the gate through coupling capacitor. सिंपल है। कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हमारा जो क्या कहना चाहिए, आपका इनपुट है वो कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और सिमिलरली जो आउटपुट भी रहता है आपके कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू ही आपको मिलता है। अब इसका करने का रीजन क्या होता है ना, रीजन इंपॉर्टेंट है। करते तो हैं कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू, रीजन कम लोग को पता है। रीजन क्या चीज है? देखो, आपने मान लो मैं ये क्या बना दिया, एक कोई भी बायस कर दिया सर्किट को, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, मैंने एम्पलीफायर बनाया।
एम्पलीफायर का जो इनपुट रहेगा, एम्पलीफायर का जो आउटपुट रहेगा, आपको आउटपुट यहाँ से मिलेगा, ये ग्राउंड है। सिमिलरली आप इनपुट और ग्राउंड के बीच में यहाँ से आप इनपुट प्रोवाइड करोगे, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। ये कपलिंग कैपेसिटर, ये कपलिंग कैपेसिटर। ठीक, आपकी जो सर्किट रहेगी एम्पलीफायर सर्किट, जो भी सर्किट आप बना रहे हो उस पर आप बाइसिंग करोगे। ठीक है, बाइसिंग करोगे। बाइसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज, मतलब सर्किट को इतना वोल्टेज दे रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हम लोग ने 5 वोल्ट दिया, जो भी है। तो आप सर्किट बायस करते हो, ताकि सर्किट बायसिंग करने का रीजन है ताकि आप उसको यूज कर सको कहाँ पे, उसके क्यू पॉइंट पे, जैसा एज पर आपका रिक्वायरमेंट। मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्यू पॉइंट पे अपने सर्किट को वर्क करवाना है, क्योंकि अगर मेरा क्यू पॉइंट टुवर्ड्स द कहना चाहिए कि ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो कट ऑफ में चला जाएगा। तो वहां पे एज एन एम्पलीफायर तो वर्क करेगा नहीं। मुझे अपने सिस्टम को वर्क कराना है एज एन एम्पलीफायर, तो मुझे क्यू पॉइंट को कहाँ रखना पड़ेगा, मुझे क्यू पॉइंट को रखना पड़ेगा, मैं बीजेटी का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मुझे क्यू पॉइंट को यहाँ बीच में रखना है। तो बीच में रखने से मुझे क्या मिलेगा, जो करंट जो वोल्टेज है उसका प्रॉपर मुझे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे सैचुरेशन वाले पॉइंट पे सैचुरेशन वाले पॉइंट पे रखता हूँ या कट ऑफ वाले पॉइंट पे रखता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे से क्लिप ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बाइसिंग वगैरह की, मैंने बाइसिंग करके उसका क्यू पॉइंट बीच में रखा, और उस क्यू पॉइंट क्वेश्चन पॉइंट को बीच में रखने के लिए जो भी मुझे अप्लाइड वोल्टेज वगैरह, जो डीसी वोल्टेज मुझे देना रहता है, मैंने दे दिया। अब होता क्या है, अगर मैं इनपुट में ये कपलिंग कैपेसिटर ना लगाऊं, तो इनपुट आने वाले इनपुट में हो सकता है कि भैया हमारा जो इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एसी के साथ साथ उसमें कुछ अमाउंट ऑफ डीसी भी हो, है ना। क्योंकि सर्किट तो ऐसा नहीं है कि ये सेपरेट लगा है, ये तो पूरे सिस्टम के साथ लगा रहता है। तो ये जो कुछ अमाउंट ऑफ डीसी है, ये जब ये कुछ अमाउंट ऑफ डीसी हमारी सर्किट के अंदर जाएगा विदाउट हिंड्रेंस, बिना इसको रोके अगर हम लोगों ने भेज दिया, तो ये जो मैंने बाइसिंग करके रखी हुई है, ये बाइसिंग का जो मेरा पॉइंट है, जो क्यू पॉइंट है, ये अपनी जगह से हिल जाएगा। अब क्यू पॉइंट अपनी जगह से हिल जाएगा तो मेरा सिस्टम फिर से क्या करेगा, मतलब भाई जैसा मेरे को रिक्वायरमेंट था उस तरीके से बिहेव ना करके उसका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जो आउटपुट है, आउटपुट के भी यहाँ से हो सकता है कि आपका यहाँ से जो डीसी है वो डीसी आपकी यहाँ से चले जाए, है ना। तो वो जो डीसी अंदर ना जाए, मेरे सिस्टम को, मेरे एम्पलीफायर को क्या नहीं करे, मेरे बाइसिंग को डिस्टर्ब ना करे, उस वजह से हम लोग बेसिकली, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगा के रखते हैं ताकि डीसी पास ना हो, एसी पास हो जाए। क्या बाइसिंग का पूरा खेल जो होता है वो किसमें होता है, डीसी में हम लोग करते हैं ना। तो कपलिंग कैपेसिटर आपके इनपुट में, कपलिंग कैपेसिटर आपके आउटपुट में एकदम मैंडेटरी, एकदम जरूरी है। और आप देखिए भी होगी जो भी सर्किट आपने बनाई होगी, है ना। आप ऑसिलेटर भी बनाते हो तो इनपुट और आउटपुट में कैपेसिटर लगाते हो। चलो अगला क्वेश्चन पे, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेंज लॉ डायरेक्टली फॉलोज। तो लेंज लॉ कौन से लॉ को फॉलो करता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंज लॉ कहता है कि जो आपको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज करेगा, है ना। तो कॉज को ही अपोज करता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, फैराडेज लॉ, लाप्लास लॉ, ये तो फैराडेज लॉ तो हमारे अलग चीजें हैं, है ना। काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया है। चले आगे, अगला क्वेश्चन फिर से ये वॉट बल्ब वाला बहुत आता है। ये 400 वॉट 100 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस 50 वोल्ट सोर्स, द करंट ड्रॉन बाय द सोर्स। तो पहले इसके हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसमें पुट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो यहाँ से अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर वी स्क्वायर बाई आर, पावर वी स्क्वायर बाई पी, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400। ये 2020 गया, ये आया 25। तो आपकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 25 आ गई, 2 एम्पियर, है ना। रेजिस्टेंस 25, वोल्टेज सोर्स 50 के अक्रॉस आपने लगा दिया, और 50 के अक्रॉस लगाया तो करंट जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी, 2 एम्पियर। क्लियर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें है नहीं, है ना, बच्चों टाइप का क्वेश्चन एकदम। क्लियर, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द गियर बॉक्स एंड जनरेटर बॉक्स सेपरेटली इन ए हॉरिजॉन्टल टाइप विंड टर्बाइन। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो विंड टर्बाइन वगैरह से क्वेश्चंस काफी सारे बन रहे हैं, है ना। तो गियर बॉक्स के साथ क्या कनेक्ट किया जाता है और जनरेटर बॉक्स के साथ क्या कनेक्ट किया जाता है।
गियर बॉक्स के साथ लो स्पीड शाफ्ट या हाई स्पीड शाफ्ट, लो स्पीड शाफ्ट गियर बॉक्स एंड हायर स्पीड शाफ्ट विथ जनरेटर बॉक्स। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, गियर बॉक्स के साथ आप लो स्पीड शाफ्ट कनेक्ट करते हो और जनरेटर बॉक्स के साथ आप हायर स्पीड शाफ्ट को कनेक्ट करते हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसफार्मर द वेरिएशन ऑफ विच क्वांटिटी लीड्स टू एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। भाई कौन सी क्वांटिटी का वेरिएशन होता है तो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। सिंपल है, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ने ईएमएफ इक्वेशन लिखा। ईएमएफ इक्वेशन कहता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक, और माइनस साइन किसकी वजह से आता है, माइनस साइन कम्स बिकॉज ऑफ द लेंस लॉ। क्लियर। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, चलिए आगे, which one of the following is the desirable characteristics of DC servo motor। पहला कह रहा है स्लो रिस्पॉन्स, है ना। सेकंड कह रहा है बिग साइज ऑफ मशीन, बिल्कुल गलत। थर्ड है लेस इनर्शिया एंड फोर्थ इज लेस रोबस्ट। तो बिग साइज ऑफ मशीन तो गलत है और लेस रोबस्ट भी गलत है, क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, डिजायरेबल क्वालिटी तो है नहीं। अब हमारे पास आता है कि स्लो रिस्पॉन्स या लेस इनर्शिया। स्लो रिस्पॉन्स किसी भी सिस्टम का होगा, इसका मतलब है कि आपने कोई सिस्टम को, मतलब मैं कहता हूं कि आप सर्वो मोटर को घुमा रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब आप उसको घुमाना चाह रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जैसे ही आप उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो भी कमांड आप दोगे तो सिस्टम थोड़ा आराम करेगा, सोचेगा कि हाँ भाई बोल दिया है यार, मालिक बोल रहा है क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्ट करो, थोड़ा समय लेगा और फिर काम करेगा, एक सरकारी आदमी टाइप का, है ना। तो स्लो रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, बिल्कुल ठीक नहीं है, है ना। स्लो रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, लेस इनर्शिया बेटर है। लेस इनर्शिया का मतलब क्या, भाई आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है, अगर आपके अंदर इनर्शिया कम होगा और मैं आपको कमांड दूंगा कि अब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करो, तो बिकॉज ऑफ योर लेस इनर्शिया यू कैन वेरी क्विकली चेंज योर डायरेक्शन, और जो भी आपको कमांड दिया जा रहा है आप उसको फॉलो कर पाओगे। समझ आ रही बात। तो जो सर्वो मोटर का साइज होता है कंपेयर टू इंडक्शन मोटर काफी छोटा होता है, उसका जो इनर्शिया होता है वो कम होता है। तो इनर्शिया कम होने की वजह से अगर मैं कहूं कि मेरे मोटर को एक्सेलरेट करना है या डी एक्सेलरेट करना है, बट मैं चाह रहा था पहले मोटर 10 आरपीएम की स्पीड से चल रहा था, मैं उसको चाहता हूँ अचानक से मैं इसको क्या कर दूं, 5 आरपीएम कर दूं। तो ये जो 5 आरपीएम करने में ना मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो इनर्शिया अगर कम है, इनर्शिया मतलब जिस क्या कहते हैं यार, इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहता था, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़े ना हम लोग फिजिक्स में, जो कहता है कि कोई बॉडी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है अंटिल अनलेस कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो वैसे यहाँ पे भी है, ये 10 पे है, 10 पे ही घूमना चाहता है, तो अगर वो 10 पे ही घूम रहा है, एकदम जिद कर दिया है कि नहीं मैं 10 आरपीएम की स्पीड पे ही घूमूंगा, इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। लेकिन अगर उसका इनर्शिया कम है, इसका मतलब वो क्या है भाई, ऐसा नहीं है कि 10 पे घूमूंगा, जितने पे आप बोलोगे उतने उतने स्पीड पे एक्सेलरेट भी कर ले जाऊंगा तुरंत, और तुरंत डी एक्सेलरेट भी कर पाऊंगा। तो तुरंत एक्सेलरेशन तुरंत डी एक्सेलरेशन अगर मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो मुझे क्या होना, मेरे पास क्या होना चाहिए, इनर्शिया कम होना चाहिए। तो ये लेस इनर्शिया इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सर्वो मोटर। क्लियर। आई होप सभी को ये चीजें समझ आ रही होंगी, है ना। नेक्स्ट है, द कंपनसेशन फॉर लाइट लोड इज डन बाय यूजिंग अ मेटेलिक स्ट्रिप प्रोवाइडेड बिटवीन द। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यार, अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे एनर्जी मीटर की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे एनर्जी मीटर की। एनर्जी मीटर में कह रहा है कि लाइट लोड कंपनसेशन हम लोग कब करते हैं और क्यों करते हैं, है ना। क्यों करते हैं कि उसकी बात तो अलग है, बट कैसे करते हैं ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो परमानेंट मैग्नेट एंड द डिस्क, सेंट्रल लिम्ब ऑफ शंट मैग्नेट एंड डिस्क, सेंट्रल लिम्ब
ऑफ सीरीज मैग्नेट एंड डिस्क, जो कि होता नहीं है, शंट मैग्नेट में ही आपका सेंट्रल लिंब है, ठीक। एंड डिस्क एंड द पॉइंटर, तो डिस्क और पॉइंटर के बीच में तो कोई हिसाब ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। परमानेंट मैग्नेट और डिस्क के बीच में हम लोग कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं। सेंट्रल लिम्ब ऑफ शंट मैग्नेट एंड डिस्क, इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक मेटेलिक स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं टू कंपनसेट फॉर लाइट लोड, लाइट लोड को कंपनसेट करने के लिए, है ना। फिर हम लोग ने इसमें क्रीपिंग होता है, क्रीपिंग, क्रीपिंग को एलिमिनेट करना है हम लोगों को, है ना। बहुत सारे इसमें डिफरेंट चीजें हैं। हम लोग का जो जो एल्यूमिनियम की डिस्क रहती है उसके अपोजिट एंड पे हम होल कर देते हैं, ताकि जो हमारा जो मैग्नेट यहाँ परमानेंट मैग्नेट कनेक्टेड है वो क्या बना ले, अपनी लिंक बना ले, और सिस्टम जो है इन केस ऑफ नो लोड और इन केस ऑफ लाइट लोड वो रोटेट ना करे, है ना। अदरवाइज क्या होगी, विदाउट यूज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता जाएगा। तो ये सब कंपनसेशन है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। ऑल्दो अभी तो पूरे सिस्टम जो किस पे आ गए हैं, अब ये आ गया डिजिटल मीटर्स अब यूज होते हैं। हम लोग ऑल्दो ये अभी भी यही पढ़ रहे हैं, वो काला वाला मीटर जो घर के अंदर रहता था, से गोल घूमता था, उसी को देखते हैं। पर अभी सब जगह डिजिटल मीटर्स लग चुके हैं। अब डिजिटल के बाद एक और आ गया है, ये आ गया है स्मार्ट मीटर, है ना, या प्रीपेड मीटर जो कह लो, स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर आ चुका है। स्मार्ट मीटर अब हमारे छत्तीसगढ़ में तो लगने स्टार्ट भी हो गए, कमीशनिंग स्टार्ट हो गई है। बट अभी इसको हम लोग एज ए नॉर्मल डिजिटल मीटर टाइप का यूज करेंगे, जब तक सब जगह इंटीग्रेट नहीं हो जाता। और एक बार सब जगह इंटीग्रेशन हो गया तो फिर इसको कर दिया जाएगा प्रीपेड में, कि भाई पहले आप पैसा पे करो, फिर आपके पास क्या आएगी, बिजली आएगी। क्लियर। चले आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए 10 पोल 3 फेज 60 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर 60 स्लॉट 4 कंडक्टर पर स्लॉट, ठीक है। पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केपी के डी दिया हुआ है, द फ्लक्स पर पोल भी दिया हुआ है, एंड इज साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ईएमएफ इक्वेशन हमको लिखना है और इस ईएमएफ इक्वेशन में चीजों को पुट कर देनी है। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा, ईएमएफ पर फेज जो है हमारा ये हो जाएगा 4.44 फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स इंटू केपी इंटू केडी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, या कहना चाहिए कि टर्न्स पर फेज, टीपीएच, ठीक है। अपने पास क्या है, कंडक्टर्स दिए हैं क्या, 60 स्लॉट 4 कंडक्टर्स पर स्लॉट। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल कंडक्टर निकाल लेता हूँ, यहीं पे सबसे ज्यादा लोगों से मिस्टेक होती है। ये हो गया 60 इंटू 4 240 कंडक्टर। अब कितने स्लॉट बोल रहा है, हर एक स्लॉट में 4 कंडक्टर, ठीक है। 2 कंडक्टर मिलके क्या बनाएगा, एक टर्न बनाएगा, है ना। 2 कंडक्टर विल मेक 1 टर्न। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखा जाएगा तो 240 कंडक्टर कितना टर्न बना देगा, 120 टर्न बना देगा। दैट इज 120 टर्न्स। 120 टर्न हो गया, टीपीएच आ गया मेरा। केपीकेडी पता है मुझे, एफ पता है, पाई पता है, एफ पता है, 4.44 बस पुट कर देना है यार आप लोगों को, है ना। अच्छा ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आया है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आया है। टर्न्स पर फेज, टर्न्स पर फेज देखो मैं ही गलत कर देता अभी। टर्न्स पर फेज 120/3 दैट इज 40। अब जो इक्वेशन है उसमें पुट कर लो, क्या इक्वेशन हम लोग ने कहा, NEP 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60। ये भी ध्यान देना, कई बार हम लोग अपने ही मर्जी से, हम लोग को हमेशा आदत है 50 हर्ट्ज पे सॉल्व करने का, क्योंकि मेरे से गलती कई बार हो चुकी है, ये वाली इसमें बता रहा हूँ कि मेरा आदत है कि मुझे मालूम है क्वेश्चन दिया होगा 50 हर्ट्ज, मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैं देख लिया डायरेक्ट अपने मर्जी से, एकदम लगे रहते हैं एग्जाम में, 50 की जगह 60 की जगह 50 अपने मर्जी से पुट कर दिया, ठीक। 555 0.12 KPKD
Kp 0.996, 996 है कि 966, 966 इंटू 0.966 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर दोनों, इंटू टर्न पर फेस, टर्न पर फेस 40। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो यार, लगभग कितना आएगा। वैल्यूज पास पास है क्या? नहीं है, तो वैल्यूज पास पास नहीं, तो इसको एक मान लो। ठीक है, इसको एक मान लो। 6 4 24, 2 4 0 0 इंटू 4.44, इसको 4.5 मान लिया, इंटू 0.1। ठीक, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 4 20, 1200, 1100 के आसपास आएगा, ये आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है ना। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। मैं एक रफ कैलकुलेशन करता हूँ क्योंकि मेरा आदत है, तो लगभग मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब मेरा जो डाउट है वो ये है कि मैंने हर चीज को ऑप्टिमिस्टिक मान के चला है। 4.44 को 40, एक बार कैलकुलेट करके देखना। मुझे लग रहा है ये दोनों में से ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूजन है, देख लेना एक बार, है ना। कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ये तो ऐसी है, कैलकुलेट आपको इसको करना है ना, ये वाली चीज। ओके, बाकी टीपीएच एकदम सही निकालें, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71, विच टाइप ऑफ जनरेटर इज यूज्ड इन लार्ज विंड पावर प्लांट। तो हम लोगों ने इसके पहले भी क्वेश्चन देखा, वहां पे हम लोग ने जाना था डबली फेड इंडक्शन जनरेटर मोस्ट कॉमनली और मोस्ट वाइडली यूज किए जा रहे हैं। तो डबली फेड है क्या? डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, DFIGs लिखते थे ना। DFIGs, ओके, सिंपल क्वेश्चन। अगला कह रहा है सेलेक्ट द लाइट बल्ब दैट यूजेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी येट प्रोड्यूसेस एन एडुकेट अमाउंट ऑफ लाइट। तो इससे साधारण सिंपल क्वेश्चन क्या ही करेगा हमसे, है ना। तो कौन सा लाइट है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करता है और सबसे ज्यादा क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। तो वो भाई सिंपली क्या है, एलईडी लैंप्स है ना। एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है एलईडी ने, किसमें, इन फील्ड ऑफ इल्यूमिनेशन, है कि नहीं। अब सभी का आपको पता होना चाहिए कितनी एफिशिएंसी होती है। एग्जाम में किसी का भी एफिशिएंसी पूछ देगा, फ्लोरोसेंट लैंप की एफिशिएंसी, फ्लोरोसेंट लैंप का लाइफ स्पैन क्या कितना है, कहाँ एप्लीकेशन है, क्या यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द फील्ड पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरॉइड इज। तो फील्ड पैटर्न क्या होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है। नॉन यूनिफॉर्म, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और यूनिफॉर्म। 73 टॉरॉइड के अंदर नॉन यूनिफॉर्म होगा। इस पे थोड़ा मेरे को डाउट है, थोड़ा सा मुझे डाउट है। एक बार ना इसको चेक कर लेना आप लोग, ठीक, एक बार चेक कर लेना। मेरे हिसाब से नॉन यूनिफॉर्म ठीक है, बट एक बार देख लेना, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of heating effect, if 1 calorie of heat energy is converted into joule, ठीक है, तो वैल्यू विल बी 4.186 जूल होता है ना, 1 कैलोरी 4.186 जूल्स। ये तो आप वैसे भी किसमें पढ़ते हो, हमारा जो केमिस्ट्री वाला पार्ट आता है ना, वहाँ पे तो हम लोग पढ़ते हैं लेटेंट हीट वगैरह, ये सब वहाँ पढ़े 4.186 जूल्स। ओके, चलो नेक्स्ट। In the context of electromagnetic induction, the fraction of magnetic flux produced by the current in one coil that links with the other coil is called mutually induced EMF, mutual inductance, self inductance, or coefficient of coupling. The fraction of magnetic flux produced by the current in one coil that links to the other coil, coefficient of coupling, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू M रूट अंडर L1L2, यही है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, K इज इक्वल टू M रूट अंडर L1L2। और ये जो K की वैल्यू होती है ये अपनी किसे किसके बीच में रहेगी, ये K जो रहता है ये 0 से बड़ा, 0 के बराबर, या 1 से छोटा, या 1 के बराबर होता है। ये अगर 1 है, K की वैल्यू 1 है, दिस मीन्स दैट परफेक्टली कपल्ड है, और 0 है मतलब एकदम लूजली कपल्ड है, ठीक। और 0.5 तक है तो ठीक है, कपलिंग ओके है, ठीक। तो ये था हमारा आज का 25 सेट्स के जो हमारे सेट क्वेश्चन थे, 25 हम लोग ने सॉल्व किए हैं। अब अगले हम लोग 25 क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, बिकॉज लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है। और आई होप आप सभी को जो हम लोग ने आज जो चीज़ों को समझा है, जाना है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, है ना। आज हमारे पास उतने कुछ खास न्यूमेरिकल्स नहीं थे, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए, तो बिफोर इस सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी को फिर से बताना चाहूँगा कि गेट एकेडमी ने बहुत सारे वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज आप सभी के लिए लॉन्च किए हुए हैं। जैसा कि हमारा ऑल स्टेट AEJE का कोर्स है, जो कि आपको किसी भी स्टेट की आप AE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, PSUs में जो वैकेंसीज आती है उसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, तो आपके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, जिसके अंदर हम लोग आपको कंप्लीट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी एट ए प्राइस ऑफ ओनली 777 रुपीज़ फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। अगर आप SSC JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो, SSC JEE को एकदम अपना फोकस, मेन फोकस में रख के आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए हमारे पास SSC JEE का कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग आपको CBT 1, CBT 2, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ें आपको यहाँ पे कवर कराएंगे एट ए प्राइस ऑफ ओनली 777 रुपीज़। और ये जो प्राइस है आपको क्या सॉरी, ये जो कोर्स है ये आपके किसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए SSC में कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं आती है ना। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पोस्ट SSC में नहीं आती है, वो RRB में ज़रूर आती है। सिग्नल एंड टेलीकॉम हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती रहती है, तो जो टेलीकम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे अपना जॉब सिक्योर करने का। तो अगर आप RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे RRB JEE एग्ज़ाम देना है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मुझे कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है ना। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल आता है पहले वाले CBT में, और टेक्निकल आता है दूसरे CBT में। बहुत कंपटीशन अजीब सा हो जाता है, आप अचानक से ही compete करते हो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो पीपल्स हैं नॉन टेक्निकल में, उनके साथ CBT 1 में, फिर आप CBT 2 में पहुंचते हो, वहाँ पे फिर आप compete करते हो टेक्निकल वाले के साथ में, है ना। तो उस टाइप का ही थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, बट कोई बात नहीं है, अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ है जो अचीवेबल नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो CBT 1 का प्रिपरेशन करना है, केवल नॉन टेक्निकल पढ़ना है, CBT 2 का प्रिपरेशन करना है, केवल टेक्निकल पढ़ना है, या CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों आपको चाहिए, तो ये आपके पास 499 और 777 रुपीज़ के प्राइस में आपको ये मिल रहा है फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। सिमिलरली अगर आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में काफ़ी दिक्कत आती है, या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं की, आपने सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं की हुई है।
क्लियर। तो अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जो हमारा गेट एकेडमी है वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार ई बुक लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को सॉल्व हम लोगों ने किया है फ्रॉम 2010 टू 2024। और कितने प्राइस में, केवल 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी, जो आपकी जीएसटी बनेगी उसमें आपको उसको लेना है। सिमिलरली यही चीज़ है हम लोग ने जो हमारे इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट है उसके लिए एसएससी जेई में हम लोगों ने यहाँ पे ई बुक लॉन्च किया हुआ है, जो कि अपना एक वन ऑफ द फर्स्ट काइंड है, सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक ईयर का अलग अलग हम लोगों ने बाइफर्केशन किया हुआ है 2007 से लेकर 2024 तक के। और प्राइस है केवल 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी। एंड एट द एंड अगर आप यूपीपीसीएल जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी ने काफी अच्छा कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च किया हुआ है, केवल 999 रुपीज़, दैट टू इंक्लूडिंग जीएसटी, ईच एंड एवरीथिंग, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीजें यहाँ पे आपकी कवर की जाएंगी, है ना। तो अगर आपको कोई भी हमारे कोर्सेज, और बहुत सारे ऑनगोइंग कोर्सेज हमारे चल रहे हैं गेट एकेडमी के बैच ऐप में, तो आपको अगर एनरोल करना है तो आप क्या करना है, आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर में, गेट एकेडमी की ऐप वहाँ से इंस्टॉल करनी है। एंड आफ्टर दैट आप वहाँ पे आकर के हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए है ना। सभी चीज़ें वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे के 25 क्वेश्चन जो हमारे बच गए हैं 10 अक्टूबर के, उसको कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे 2011 वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय, जय हिंद।